केसीआर ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बीआरएस पार्टी की स्थापना देश के भविष्य के लिए की गई है। ओडिशा के पूर्व सीएम गिरिधर गोमांग ने केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस का पार्टी अंगवस्त्र ओढ़ लिया। गिरिधर के साथ 12 पूर्व विधायक और 4 पूर्व सांसद बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। सीएम केसीआर ने कहा है कि देश के पास अमेरिका से ज्यादा दौलत है। उन्होंने कहा है कि हमारी दौलत चीन से भी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने अमेरिका और चीन के विकास के स्तर पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र अभी भी देश में ताजा पानी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। उन्होंने पूछा है कि हमने इन 75 सालों में क्या हासिल किया है। सवाल किया है कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों ने क्या किया। ओडिशा में कितने भी बाढ़ क्यों ना आ जाए, फिर भी कम से कम पीने का पानी तो नहीं है। उनके पास पैसे ज्यादा है, षड्यंत्र ज्यादा है, हाँ? तो सब कुछ है। हो सकता है हम गरीब है, लेकिन हमारे साथ न्याय है, उनके साथ वो नहीं है। हम जो मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। जब हम इंसान होकर पैदा हुए हैं, इंसानी हक जो होते हैं, जो ह्यूमन राइट होते हैं, ये भीख मांग के लेना नहीं चाहिए, ये तो छीन के लेना चाहिए। इसलिए कि हम इंसान हैं। जब हम इंसान बन बैठे तो इंसानी हक हमको मिलना चाहिए, इसको छीन लेना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकालना चाहिए। यही काम कर सकता है, कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ मुश्किल झेलने पड़े, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। आगे चल के विजय जरूर मिलेगा। एक ईमानदार सोच से पूर्ण देश का परिवर्तन चाहते हुए राजनीति में प्रवेश के 25 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी नेता विजय शांति ने नामपल्ली गण पार्क शहीद स्तूप पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस अवसर पर माना रामुलम्मा की राजनीतिक उदय पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश व्यवहार प्रभारी तरुण चुंग और पंडित संजय किशन रेड्डी सहित अन्य शामिल हुए हैं। भाजपा नेता विजय शांति ने कहा है कि प्रदेश गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया है। उन्होंने कहा है कि अगर केसीआर को दोबारा सत्ता दी जाती है तो ऐसी स्थिति होगी जहां लोग राज्य में नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा है कि केसीआर एक जहरीला सांप राक्षस है। उन्होंने लोगों को आने वाले चुनाव में सोच समझ कर निर्णय लेने की सलाह दी है। फिल्म कलाकार एवं बीजेपी नेता विजय शांति ने कहा है, मैं वर्ष 1998 में 26 जनवरी को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष बीजेपी में शामिल हुई। मुझे बीजेपी के सिद्धांत अच्छे लगे। एक भरोसा है, बिना करप्शन की पार्टी, अच्छे नेताओं की पार्टी, इस पार्टी से निश्चित ही अच्छा होगा। यह समझकर मैं बीजेपी में शामिल हुई। मैं कोई पद भी ले सकती थी। उन्होंने कहा है, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि तेलंगाना के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तेलंगाना का एक अपना इतिहास है। उस समय मेरे दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई। मेरे मन में हमेशा यही बात उभरती रही है कि मुझे तेलंगाना के लिए कुछ करना है। मेरा मन कहता था कि कुछ करो, कर सकती हूँ। उस समय विद्यासागर राव वेंकैया नायडू ने मुझे पूछा था कि क्या मेरे से तेलंगाना के साथ न्याय करने में मेरे से कुछ सहयोग हो सकेगा। इस दौरान मैंने सोचा कि मेरी वजह से पार्टी का किसी प्रकार का नुकसान न हो। यह सोचकर मैंने वर्ष 2005 में भारती गार्डन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, तेलंगाना विकास की कतार में सबसे आगे रहे। यह सोचकर मैंने एक मामूली व्यक्ति के तौर पर मैंने गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक किया है और काफी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एक राक्षस ने इसमें एंट्री ली। उसने कैरेक्टर की बलि दी। वर्ष 2009 में मैं चुनावी मैदान में उतरी और मैं जीत हासिल की, सांसद बनी, विकास कार्य किए। पंडित संजय ने वैचारिक कारणों से पार्टी छोड़ने वाले सभी लोगों से भाजपा में शामिल होने को कहा। हम सब मिलकर केसीआर के तानाशाही शासन में खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार बनाने और लोकतांत्रिक तेलंगाना हासिल करने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि विजय शांति ने भी उनकी चुनावी सभा में हिस्सा लिया था। भले केसीआर संसद में नहीं थे, लेकिन उन्होंने तेलंगाना विधेयक का समर्थन किया। किशन रेड्डी ने कहा है कि विजय शांति ने बिना किसी के आगे झुके काम किए हैं। वह बीजेपी में 50 साल का पूरा करना चाहती है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा व्यक्त की गई आकांक्षाओं को पूरा करने की सलाह दी है और उन्होंने मेरिडियन स्कूल बंजारा हिल्स रूट नंबर 7 में आयोजित परीक्षा पर चर्चा में भाग लिया है। किशन रेड्डी ने सलाह दी है कि माता पिता शिक्षकों को सम्मान करें और जो कहे वो करें। वे देश की विशिष्टता को व्यक्त करने के लिए एक अद्भुत व्यक्तित्व को अपनाना चाहते हैं। यह सलाह दी जाती है कि अच्छी तरह से अध्ययन करें और देश के विकास में योगदान दें।
उन्होंने कहा है कि भारत युवा आबादी के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। अगले 25 साल देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को वैश्विक नेता के रूप में खड़ा करने के लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तेलंगाना के एक छात्र ने परीक्षा वेतन चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है। रंगारेड्डी जिले के जवाहर विद्यालय की छात्रा अक्षरा ने मोदी से पूछा है कि बहुभाषावाद में महारत हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। मोदी ने कहा है कि तमिल देश की सबसे पुरानी भाषा है और 8 साल की बच्ची मलयालम, मराठी, हिंदी, बंगाली और तमिल बोलकर हैरान कर दिया है। झुग्गी में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची ने कहा है कि सभी भाषाएं बोलना कैसे संभव है। उसने कहा है कि उसके सभी भाषाएं बोलने के कारण है। बच्चे के घर के बगल में रहने वाले लोग अलग अलग राज्यों से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है कि कई भाषाओं को सीखने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम है आर अक्षरा सिरी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रंगारेड्डी हैदराबाद की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, हमें अधिक भाषाएं सीखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं इसमें आपके मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे मैं शुरू में कह रहा था कि बाकी चीजें छोड़ करके थोड़ा फोकस होते जाइए, लेकिन एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं कहता हूं कि आप जरा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। ये हमारा रिचनेस है, हमारी समृद्धि है। हमें अपनी इस समृद्धि पर गर्व होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाए और उसको पता चलेगा इंडिया के हैं, तो हमने देखा होगा कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा तो आपको नमस्ते करेगा, नमस्ते बोलेगा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बोलेगा। जैसा ही वो बोलेगा आपके कान हो जाते हैं, उसको पहले राउंड में अपनापन महसूस होने लगता है। अच्छा, एक विदेशी व्यक्ति नमस्ते बोलता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है, इसका ये उदाहरण है। इतने बड़े देश में आप रहते हैं, आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सीखूं, कभी मैं सोचता हूं मैं फ्लूट सीखूं, मैं सितार सीखूं, पियानो सीखूं, ऐसा मन में करता है नहीं करता है। वो भी है कि हमारी अतिरिक्त विधा डेवलप होती है नहीं होती है। अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य की एक आध दो भाषा सीखने में क्या जाता है, कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ हम भाषा सीखते हैं मतलब बोलचाल के कुछ वाक्य सीख जाते, ऐसा नहीं है। हम वहां के अनुभवों का निचोड़ जो होता है, एक एक भाषा की जब अभिव्यक्ति होना शुरू होती है तो उसके पीछे हजारों साल की एक अविरत अखंड अविचल एक धारा। बीजेपी विधायक एचेला राजेंद्र ने गणतंत्र समारोह के दौरान सीएम केसीआर के व्यवहार पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह केसीआर के व्यवहार के बारे में केंद्रीय गृह विभाग की शिकायत दर्ज कराएंगे। बीजेपी विधायक एचेला राजेंद्र ने गणतंत्र समारोह के दौरान सीएम केसीआर के व्यवहार पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह केसीआर के व्यवहार के बारे में केंद्रीय गृह विभाग की शिकायत दर्ज कराएंगे। सरूरनगर कारपोरेटर आकुला श्रीवानी ने आरोप लगाया है कि कौशिक रेड्डी ने केवल सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर के प्रोत्साहन से राज्य की पहली महिला राज्यपाल तमिलिसाई के खिलाफ अभद्र भाषा से अपमान कर अपराध किया है। उन्होंने सरकार से उन्हें तत्काल पद से हटाने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
श्रीवाणी ने रूबरू के दौरान कहा है कि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी महिलाओं द्वारा आंदोलन तेज किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अंदेला श्रीरामुलु यादव ने मांग की है कि राज्यपाल पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीआरएस नेता कौशिक रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस पर बीजेपी नेताओं ने मीरपेट इंस्पेक्टर को लिखित शिकायत की है। सम्मानजनक पद पर आसीन राज्यपाल की आलोचना करना शर्मनाक है, जो संविधान का उल्लंघन है। श्रीरामुलु यादव ने सवाल किया है कि एक सामान्य राजनेता की तरह राज्यपाल की आलोचना करना कितना उचित है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर विधायक बीआरएस नेताओं के मन में राज्यपाल के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोग सब कुछ देख रहे हैं और आने वाले दिनों में वे काफी समझदार होंगे। गुडिमलकापुर डिवीजन के भाजपा कारपोरेटर देवरा करुणाकर के निधन पर शोक सभा बरकतपुरा स्थित भाजपा नगर कार्यालय में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, पूर्व विधायक चितला रामचंद्र रेड्डी, भाजपा केंद्रीय जिलाध्यक्ष गौतम राव सहित अन्य ने शिरकत की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जागतियाल नगरपालिका चेयरपर्सन श्रावणी के मामले में विधायक जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उस पर तेलंगाना पद्मशाली एसोसिएशन ने रोष जताया है। सोवाजीगुड़ा प्रेस क्लब में विधायक के व्यवहार पर तेलंगाना पद्मशाली संगम के प्रदेश अध्यक्ष भड़क गए हैं। जगित्याल नगर आयुक्त को बरकरार नहीं रखा गया तो व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आरोप है कि विधायक जानबूझकर पद्मशाली समुदाय की एक महिला को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि महिला अध्यक्ष पर अपनी मर्जी से रहने के लिए दबाव डालने की क्या बात है। उन्होंने मांग की है कि विधायक को अपना रुख बदलना चाहिए और श्रावणी को अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र रूप से जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए। टीएसआरटीसी की एमडी सज्जना ने खुलासा किया है कि वे लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करने जा रही है और अगर दोपहर 12 बजे पार्सल बुक किया जाता है तो रात 9 बजे तक पहुंच जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि एक नई सेवा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि अगर रात 9 बजे तक पार्सल बुक किया जाता है तो अगले दिन 12 बजे तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा 1 किलो के पार्सल का सर्विस चार्ज भी कम कीमत में दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि हमने जून 2020 में कार्गो सेवाओं की शुरुआत की है और अब हम लॉजिस्टिक का विस्तार कर रहे हैं। सज्जना ने कहा है कि वर्तमान में 192 लॉजिस्टिक वाहन उपलब्ध है, 10 टन बंद वाहन और 10 टन खुले वाहन हैं। ये कार्गो सेवाएं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए चल रही है। उन्होंने कहा है कि ये सेवाएं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साझेदारी में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी के लिए इसके जरिए समय पर सामान पहुंचाया जा रहा है। सरकारी विभाग भी अपनी रसद सेवाओं का अच्छा उपयोग कर रहे हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि कार्गो पार्सल की आय पहले वर्ष में 36 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष में 67 करोड़ 90 लाख रुपए थी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि इन लॉजिस्टिक सेवाओं से और अधिक राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा है कि वे 99 रुपए में एएम और पीएम पार्सल की सुविधा लेकर आए हैं और वे वाहनों की संख्या भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। मुदिराज जेएसी के नेताओं ने सरकार से मुदिराज को बीसीडी से किसी गुट में स्थानांतरित करने और मुदिराज की उचित मांगों को तुरंत हल करने की मांग की है। तेलंगाना मुदिराज संघ ने जेएसी के तत्वाधान में इंदिरा पार्क में सामूहिक भूख हड़ताल का आयोजन किया है। जेएसी नेताओं ने यह भी मांग की है कि मुदिराज के विकास के लिए 5000 करोड़ की धनराशि से एक निगम का गठन किया जाए और धनराशि जारी की जाए। उन्होंने कहा है कि बीसीडी को तुरंत बीसीए में मिला दिया जाए और जियो नंबर 15 को लागू किया जाए। मुदिराज के लिए 5000 करोड़ रुपए से मुदिराज वित्तीय सहकारी निगम की स्थापना की जाए और उन्होंने मांग की है कि इसकी व्यवस्था की जाए। जेएसी नेताओं ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी युवक युवतियों को मत्स्य सहकारी समितियों में सदस्य के तत्काल प्रावधान की मांग की है। फिल्म एक्ट्रेस जमुना का अंतिम संस्कार आंसू भरे प्रशंसकों के बीच संपन्न हुआ। उनका अंतिम संस्कार फिल्म नगर स्थित महाप्रस्थान में किया गया और जमुना की बेटी श्रावंती ने उनका अंतिम संस्कार किया है। हिंदू परंपराओं का पालन करते हुए उनकी मां की चिता को मुखाग्नि दी गई है। जमुना का भी एक पुत्र है, लेकिन जैसा कि यह याद हो कि विदेश में रहने के कारण उन्हें देरी होगी। उनकी बेटी श्रावंती ने दाह संस्कार किया है। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रही जमुना ने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वर्ष 1936 में जन्मी जमुना धीरे धीरे बड़ी हुई और उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल और हिंदी भाषाओं की लगभग 198 फिल्मों में काम किया।
हाल ही में आग से जलकर राख हुए डेक्कन मॉल को ढहाने का काम चल रहा है और जीएचएमसी के मुख्य अभियंता जियाउद्दीन ने कहा है कि काम बिना किसी समस्या के चल रहा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि तोड़फोड़ के काम के लिए शुरुआत में एसके मल्लू को टेंडर दिया गया, लेकिन एसके मल्लू के पास सही मशीनरी नहीं होने के कारण ठेका रद्द कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि रहमान मलिक ट्रेडिंग एंड डिमोलिशन कंपनी को मॉल को ढहाने का काम सौंपा गया है। वसंत पंचमी को लोग धूमधाम से मनाते हैं। कई मंदिरों में उत्सव का माहौल बन गया है। पुराना पुल स्थित श्री श्लोक द स्कूल में साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में माता पिता और बच्चों ने भाग लिया। लड़कियों के लिए अक्षर अभ्यास रखा गया। जगतगिरी गुट्टा स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवालय में 52वां ब्रह्मोत्सव विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान की पालकी यात्रा निकाली गई और राजनेताओं और दिग्गज हस्तियों सहित हजारों भक्तों ने दर्शन, प्रसाद व आरती का लाभ लिया है। के समस्त दर्शकों को विक्रम से नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूँ जगतगिरी गुट्टा स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवालय में, जहाँ ब्रह्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। इस अनुष्ठान में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में धर्मानुरागी विभिन्न स्थानों से पधारे हैं। भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। वरिष्ठ आला अधिकारी और राजनेता और बड़ी दिग्गज हस्तियों ने यहाँ पे दर्शन, वंदन और विभिन्न अनुष्ठानों का लाभ लिया। प्रांत में मेडचल जिला जगतगिरी गुट्टा प्रांत में वो बालाजी का मंदिर है। वो बहुत पुराना मंदिर है। वो 52 इयर्स का ब्रह्मोत्सव आज तिरु कल्याणोत्सव आज प्रारंभ हो रहा। इसीलिए भगवान को ये कल्याणोत्सव प्रार्थना के लिए भक्त लोग तुमको स्वामी जी अनुग्रह करने को, स्वामी जी अनुग्रह देने को वो जीआर स्वामी जी का आश्रम में, वो बालाजी का मंदिर में स्वामी जी का अनुग्रह से, वो बालाजी मंदिर से ये 52 ब्रह्मोत्सव आज तिरु कल्याणोत्सव चालू हो रहा। ये इसीलिए मंदिर को बहुत भक्त लोग बहुत दूर से ये स्वामी जी को देखने को, प्रार्थना करने को बहुत दूर से इधर आ के, वो बहुत दूर से स्वामी जी को सेवा करके, प्रार्थना करके, प्रदक्षिणा करके वो बहुत प्यार करते स्वामी जी को। वो इसीलिए 52 ब्रह्मोत्सव आज कर रहे। तो इसीलिए आपका नाम बोलिए पंडित जी। भक्त लोग, आपका नाम? भक्त लोग आ रहा। आपका नाम? हमारा नाम मानभूषणी संपत कुमार आचार्य। हमारा बड़ा गुरु जी ये चिन्नजियर स्वामी आश्रम में हम पढ़ाई हो गया है। ये स्वामी जी का आश्रम। सिटी विजन से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मंदिर का या कोई अनुष्ठान हो, ऐसे मौके पर मन को शांति पाने के लिए, मन की शांति और अध्यात्म के लिए अधिकारियों ने भी यहाँ पे अनुष्ठानों में भाग लिया। यहाँ हम अधिकारियों से बात करते हैं। జగదిరిగుట్ట శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మన బ్రహ్మోత్సవాలు हिंदी में बोलिए। हिंदी ये जगदिरीगुट्टा के ऊपर स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव आज और कल 2 दिन के लिए बंदोबस्त के लिए पूरा इंतजाम करें। पूरा ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के सर से, ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस के जरिए इधर वो 5 CS ऑफ 17 SS 87 पीसीस और 20 होमगार्ड्स के साथ यहाँ पर बंदोबस्त पूरा इंतजाम कर रहे हैं। ये पब्लिक के लिए पूरा इंतजाम करें। ये पार्किंग के लिए भी अलग जगह रखे। ये ऑर्डिनरी पब्लिक को नई प्रॉब्लम हुई जैसे सब लोगों के लिए अच्छे दर्शन होने के लिए पूरा इंतजाम करके रखे हुए हैं। पूरा पब्लिक के लिए पूरा स्टाफ अवेलेबल है। ये पूरा 2 दिन का प्रोग्राम है, आज और कल शाम तक। अपना नाम और पद भी बोलिए दर्शकों को। मेरा नाम
मेरा रामकृष्ण इंस्पेक्टर है, यहाँ मैं जगदीरीगुट्टा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर हूँ। ये पूरा बंदोबस्त का भी यहाँ का देख रहा हूँ मैं। अमृतधाम आश्रम में जहाँ गणतंत्र दिवस समारोह एवं बसंत पंचमी पूजा महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। विश्व जागृति मिशन हैदराबाद डिवीजन के सत्संग प्रभारी राजकुमार दायमाग ने कहा है कि पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा सत्यापित अमृतधाम आश्रम मचरेला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम में आश्रम प्रबंधक सज्जन लाल श्रीवास्तव के कर कमलों द्वारा ध्वजारोपण किया गया है और वीणावादिनी मां सरस्वती देवी का पूजन आश्रम के पुजारी सर्वज्ञ शर्मा के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस मौके पर संपत्निक पधारे नागपुर डिवीजन के प्रधान दिलीप मुरारका, जीवन संचेतना अधिकारी पी रघुवीर, राजू भंगचंदानी, डॉक्टर स्वरूपानंद नायक और मंजू नायक, लक्ष्मण विरादर, भिषापति, धनराज नागरे, माधव राव और जाधव राजू मालगे आदि मौजूद रहे। अफजलगंज पुलिस ने एक व्यापारी से हीरा चुराने वाले एक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस जोन में डीसीपी सुनील दत्त ने बताया है कि कर्नाटक के मोहम्मद रुयाला ने खुद को एक जौहरी बताया। उसने सूरत के एक जौहरी को ऑनलाइन डायमंड खरीदी करने की बात करते हुए उससे शहर बुलवा लिया। हालांकि इससे पहले उसने उससे विश्वास दिलाया है। सूरत के कारोबारी विवेक जतीन को अफजलगंज स्थित अंबिका लॉन्ज में आरोपी बहला फुसला कर ले गया। आरोपी मोहम्मद रुयाला ने अपनी योजना के मुताबिक उसे हीरा दिखाने को कहा। जैसे उसने हीरा दिखाया, उसने उसकी नजर भटकाकर 18 लाख रुपए का हीरा बदल दिया और अपने साथ ले गया। बाद में जब हीरा नकली निकला तो व्यापारी ने स्थानीय अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज कर जांच के बाद पुलिस ने कर्नाटक जाकर आरोपी मोहम्मद रुयाला को गिरफ्तार कर उसके पास से हीरा जब्त कर लिया। एक अन्य मामले में 3 आरोपियों को मोबाइल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। डीसीपी सुनील दत्त ने बताया कि उनके पास से 50,000 नकद, 4 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की गई है। स्टेशन में अफजलगंज के जो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है सतीश, अफजलगंज के SHO है रविंद्र और अफजलगंज के जो डिटेक्टिव टीम हमारे ACP सुल्तान बाजार देवेंद्र के दिशा निर्देश में उन्होंने एक जो हमारे पास 26 तारीख को एक वाकया हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक जो सूरत के बिजनेसमैन थे उनको ठगी करके, अटेंशन डाइवर्जन करके उनसे 18 लाख का 24 कैरेट डायमंड कोई लेके चले गए थे। उसको आज उन्होंने डिटेक्ट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ के लाया है, उसको आज हम जेल को भेजने वाले हैं। इसमें जो ये अपराधी है उनका नाम मोहम्मद रुहिला है। ये भी एक जेम स्टोन्स का बिजनेस करते हैं। ये चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनके ऊपर वहाँ पर भी पहले के 2 केस है, 2016 में और 2019 में भी चीटिंग और ठगी के ये केसेस हैं इनके ऊपर। जब ये 25 तारीख को ये घटना हुई तो हमको उसी दिन ये लोगों ने कंप्लेंट करी और उसी दिन शाम को अपने ACP SHO DI लोगों ने पूरा टीम बनाकर यहाँ से कर्नाटक और बाकी जगह भी उनको ढूंढना चालू किया। तो हमारे DI ने पूरा एफर्ट लगाकर इनको चिकबल्लापुर से, इनके गांव से इनको पकड़ के लाए। इनका ये जो तरीका है वो इसलिए था कि ये आदमी भी जो मोहम्मद रुहिला है ये इसी का बिजनेस करता था और इसलिए इसको थोड़ा घाटा हो गया।
घाटा होने के बाद में इसने सोचा कि कुछ जल्दी से कहाँ से पैसा कमाया जाए, तो किसी को ठग कर पैसा कमाते हैं। तो इंडिया मार्ट पर ये जो बिजनेसमैन है सूरत के, ये अपना सामान बेचते हैं। इन्होंने इनको इंगेज करके हैदराबाद को बुलाया। हैदराबाद में बुलाने के बाद में होटल में इनसे बिजनेस संबंधित जो बात करी, उसमें उसी समय इन्होंने इनका जो डायमंड लेने के बाद पैसा पेमेंट नहीं किया, तो बात नहीं बनी। तो उसके बाद में इन्होंने जो उनका जो डायमंड था वो उसको अटेंशन डायवर्जन से उसको स्वैप कर लिया। वहाँ पर कुछ दूसरा जो कि ओरिजिनल नहीं था, फेक रख के इनका ओरिजिनल लेके चले गए। तो उन्होंने इमीडिएटली हमको रिपोर्ट किया पुलिस स्टेशन में, थाना में जो केस दर्ज हुआ। उसके बाद तुरंत से फौरन यहाँ से टीमें हर जगह उनके लिए गई और उनको वहाँ से ढूंढ के लाया है। इसमें हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, SHO और उनकी पूरी डिटेक्टिव जो टीम है, बहुत उम्दा और ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने इनको पकड़ कर लाया और जो कंप्लेनेंट है उनके साथ भी न्याय हुआ है इमीडिएटली। अभी एक्यूज का नहीं मीडिया के सामने क्यों प्रोड्यूस नहीं किया जाता? ये आपको पता है कि मीडिया के सामने मतलब वैसे प्रोड्यूस नहीं करते हैं हम, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा पब्लिक को हो तो उसमें प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपको अक्यूज का हमने ये दे दिया है डिटेल। इसमें हम अपनी जो टीम है उसका पूरी टीम को, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं।